मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में, स्रोत के विषय में कल की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया। पुनः आज की क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास के जो प्राचीन स्रोत हैं उनके विषय में आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए आज भी हम अध्ययन करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। 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 आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़ेंगे कि कहाँ पे भारत के संदर्भ में क्या क्या इतिहास मिलता है, कहाँ पे भारत को किन क्षेत्रों में बांटा गया और क्या नाम दिया गया है। तो इन सब चीजों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भारत के संदर्भ में क्या क्या चीजें दी गई हैं, या भारत को किस भौगोलिक क्षेत्र का बताया गया है, कितने भौगोलिक क्षेत्रों को मिला करके भारत का निर्माण होता है, इस उपमहाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, इन सब चीजों की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं विष्णु पुराण। तो सर्वप्रथम विष्णु पुराण में कहा गया है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। विष्णु पुराण में किसमें? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में पुराणों की संख्या 18 है, हम लोग को पता ही है। तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? हिमालय के दक्षिण में। किसके? हिमालय के दक्षिण में। हिमालय पर्वत के दक्षिण में। हिमालय पर्वत के दक्षिण में। हिमालय पर्वत के दक्षिण में। और दूसरा क्या गया है? कहा गया है समुद्र के उत्तर में। समुद्र के उत्तर में। उत्तर में जो भाग स्थित है हिमालय पर्वत के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भाग स्थित है उसको हम क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। तो विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में उसको क्या कहा गया है? भारत देश कहा गया है या भारतवर्ष कहा गया है? क्या कहा गया है? भारत देश कहा गया है या भारतवर्ष कहा गया है? भारत देश कहा गया है या भारतवर्ष कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। और यहाँ की संतानों को क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है। यहाँ की जो संतानें हैं, यहाँ की संतानों को भारतीय कहा गया है। यहाँ मतलब जो निवास करने वाली जनता है या यहाँ की जो संतानें, उसको क्या कहा गया है? संतानों को, संतानों को भारतीय कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है। इसको हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में भारत को कहाँ दर्शाया गया है? तो विष्णु पुराण को हिमालय के दक्षिण में, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, जो हिमालय पर्वत उत्तर में खड़ा है हम लोगों का, उसके दक्षिण में, और नीचे जो समुद्र है, हिंद महासागर है, उसके पश्चिम में, माने उसके उत्तर में, पश्चिम में नहीं, उत्तर में, समुद्र के उत्तर में जो भाग स्थित है, मतलब हिमालय और समुद्र, इसके बीच में जो भाग स्थित है उसको क्या कहा गया? भारत देश कहा गया या भारतवर्ष कहा गया है। और इस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं या जो जनता यहाँ रहती है उसको क्या कहा गया है? भारतीय नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? भारतीय नाम दिया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विष्णु पुराण हमें क्या बताता है? हिमालय पर्वत के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भाग स्थित है, इन दोनों के बीच में जो भाग स्थित है उसको भारत देश या भारतवर्ष कहा गया है। और यहाँ निवास करने वाली जितने भी लोग हैं या यहाँ की जो संतानें हैं उनको क्या कहा गया है? भारतीय नाम दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पुराण, विष्णु पुराण को देखा। विष्णु पुराण ने क्या कहा है? भारत का स्थान कहाँ है यह बताया है। यहाँ भरत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते हैं। यहाँ भरत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते हैं जिनके नाम पर भारत देश
पढ़ा है। तो भरत के उत्तराधिकारी यहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं। भरत के उत्तराधिकारी, भरत के उत्तराधिकारी यहाँ निवास करते हैं। तो भरत राजा थे जिनकी कल्पना ऋग्वेद में भी है, और भरत ऋषभदेव के भी पुत्र थे जैन ग्रंथ के अनुसार। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि विष्णु पुराण क्या कहता है, हिमालय पर्वत के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में जो बीच में स्थित भाग है उसको भारत देश या भारतवर्ष कहा जाता है। और यहाँ की संतानों को क्या नाम दिया गया, भारतीय नाम दिया गया है। और ये कौन है, भारत के उत्तराधिकारी लोग हैं। जो भारत शासक थे उनके ये क्या है, उत्तराधिकारी लोग हैं। अब एक विष्णु पुराण में एक बात और की गई है कि जब स्वर्ग का सुख देवता भोग लेते थे, जब स्वर्ग का सुख देवता भोग लेते थे तो पुनः मोक्ष साधना के लिए वो पृथ्वी पर अवतरित होते थे, जन्म लेते थे। क्या करते थे, पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना हेतु भारत में पुनः जन्म लेते थे। तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, जब स्वर्ग का सुख देवता भोग लेते थे, स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद देवता लोग मोक्ष साधना हेतु भारत में जन्म लेते थे। कहाँ लेते थे जन्म, भारत में जन्म लेते थे, भारत में जन्म लेते थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विष्णु पुराण क्या कह रहा है, विष्णु पुराण कह रहा है कि जो देवता लोग हैं, जब देवता लोग स्वर्ग का पूरा सुख भोग लेते थे और पुनः वह मोक्ष प्राप्ति की साधना हेतु, किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति की साधना हेतु वो कहाँ जन्म लेते थे, भारत भूमि पर जन्म लेते थे। ये हमें विष्णु पुराण बता रहा है। विष्णु पुराण क्या बता रहा है कि स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद, जो स्वर्ग की कल्पना की गई है या बताया गया हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, उसका सुख भोग लेने के बाद जो देवता लोग हैं वह पुनः मोक्ष की प्राप्ति की साधना हेतु, उन्हें तपस्या करने के लिए वो कहाँ जन्म लेते थे, वह भारत भूमि पर जन्म लेते थे। तो इस प्रकार विष्णु पुराण के इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने देखा। विष्णु पुराण में भारतवर्ष के 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख किया गया है। जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख किया गया है। 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख किया गया, जिसमें महेंद्र, मलय, सहन, जिसमें महेंद्र, मलय, तीसरा सहन, महेंद्र, मलय, सहन, सुप्तिमत, ऋक्ष, सुप्तिमत, ऋक्ष, सुप्तिमत, 5वां ऋक्ष, 5वां ऋक्ष। कौन कौन हो गए, महेंद्र हो गए, मलय हो गए, सहन हो गए, सुप्तिमत हो गए, ऋक्ष हो गए, विनह और पारियात्र, विनह व पारियात्र, विनह और 7वां पारियात्र, पारियात्र। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विष्णु पुराण में 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख मिलता है। कितने पर्वतों का, 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख मिलता है। उसमें कौन है, पहला महेंद्र है, दूसरा मलय है, तीसरा सहन है, चौथा सुप्तिमत है, 5वां ऋक्ष है और छठा विनह है,
बी आधा न ह य विनय है और पाली यात्रा है। ये जो 7 पर्वत हैं, 7 पर्वतों का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। परंतु भारत में पर्वतों में प्रथम एवं प्रधान स्थान सुमेरु पर्वत का है। जो भारत में प्रथम स्थान है वो सुमेरु पर्वत का है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा विष्णु पुराण में 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख है, जिसमें कौन है? महेंद्र है, मलय है, सहन है, सुक्तिमत है, ऋक्ष है, विनय है, ये ह है, वी आधा न ह य विनय है और पारियात्र है। लेकिन पर्वतों में सबसे महत्वपूर्ण प्रधान एवं प्रथम स्थान किसको माना गया है भारत में? सुमेरु पर्वत को। सुमेरु पर्वत को भारत में क्या माना गया है? प्रधान एवं प्रथम स्थान माना गया है। भारत में सुमेरु पर्वत को, किसको? सुमेरु पर्वत को क्या माना गया है? प्रधान एवं प्रथम माना गया है। क्या माना गया है? प्रधान एवं प्रथम माना गया है। प्रधान एवं प्रथम माना गया है। क्या माना गया? प्रधान। ये 7 पर्वत जो उल्लेख मिला है विष्णु पुराण में वो तो मुख्य ही है, लेकिन भारत में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत को क्या माना गया है? प्रधान एवं प्रथम माना गया है। तो भारत का प्रथम एवं प्रधान पर्वत सुमेरु पर्वत माना गया है। अब आते हैं जो मनु स्मृति में मध्य देश बताया गया है, उसका क्षेत्र क्या है? मनु स्मृति में मध्य देश किसे कहा गया है? तो जो मनु के अनुसार मध्य देश है, मध्य देश में हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक और सरस्वती नदी से प्रयाग तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है मनु स्मृति के अनुसार। किसके अनुसार? मनु स्मृति के अनुसार। मनु स्मृति के अनुसार मध्य देश में कौन से क्षेत्र आते थे? मध्य देश में, तो मध्य देश में हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र, हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र, विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र। और दूसरा इसका क्या है? दूसरा है सरस्वती नदी से, सरस्वती नदी से प्रयाग तक का क्षेत्र, प्रयाग तक का क्षेत्र। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मनु स्मृति में, जैसे मनु ने 4 क्षेत्रों की अवधारणा की थी मनु स्मृति के अनुसार, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त। उसमें जो मध्य देश है, मध्य देश का क्षेत्र कौन सा है? हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक। जो मनु स्मृति में मध्य देश की अवधारणा दी गई है वो कहां से कहां तक दी गई है? वह दी गई है हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक और सरस्वती नदी से प्रयाग तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। क्या कहा गया है? मध्य देश। किसमें? मनु स्मृति में। मनु स्मृति में मध्य देश किसको कहा गया है? मध्य देश हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र को और सरस्वती नदी से लेकर प्रयाग तक का जो बीच का क्षेत्र है, इसको कौन सा उपमा दिया गया है? यह मध्य देश नाम दिया गया है। वो किसके अनुसार? मनु स्मृति के अनुसार। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। और एक तथ्य ये भी है, जब आर्यों का पूर्वी भारत की ओर प्रसार हुआ तो इस देश को आर्यावर्त कहा गया। इस देश को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। जब आर्यों का पूर्वी भारत की ओर विस्तार हुआ, किधर हुआ? पूर्वी भारत की ओर विस्तार हुआ तो इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? आर्यावर्त नाम दिया गया। आर्यावर्त नाम दिया गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब आर्य लोग पूर्वी भारत की ओर प्रस्थान किए, मतलब इस क्षेत्र से पूरब की तरफ भी चले, तो इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया? आर्यावर्त नाम रख दिया गया। और यह आर्यावर्त 2 पहाड़ों और 2 समुद्रों के बीच स्थित है। यह जो आर्यावर्त है,
आर्यावर्त कहाँ स्थित है? आर्यावर्त दो पहाड़ों मतलब हिमालय से विंध्य तक और दो समुद्रों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो क्षेत्रों के बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसको क्या कहा गया? संपूर्ण रूप से आर्यावर्त कहा गया। कब कहा गया? जब ये मध्य देश से पूरब की ओर क्या किया? रे अपना विस्तार किए, तो उस क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया? आर्यावर्त नाम दिया। और आर्यावर्त जो है, आर्यावर्त दो क्षेत्रों, दो पर्वतों और दो समुद्रों के बीच स्थित क्षेत्र का नाम है। तो इस प्रकार हम आर्यावर्त को देख रहे हैं कि आर्यावर्त वह भौगोलिक इकाई है जो दो पहाड़ों, हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत, और दो सागरों, कौन सागर? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसके बीच में जो क्षेत्र स्थित है इसको हम क्या कहते हैं? आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त नाम दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आर्यावर्त को देखा। और तैतरी अरण्यक में आर्यावर्त क्षेत्र के निवासियों को विशेष आदरणीय माना गया है। जो तैतरी अरण्यक है, तैतरी अरण्यक, कौन सा अरण्यक? तैतरी अरण्यक। तैतरी अरण्यक ग्रंथ किसका है? तो यजुर्वेद का है। तैतरी अरण्यक किसका है? यजुर्वेद का अरण्यक ग्रंथ है। तो तैतरी अरण्यक ग्रंथ में आर्यावर्त क्षेत्र के निवासियों को विशेष आदरणीय माना गया है। तो ग्रंथ है तैतरी अरण्यक, तैतरी अरण्यक, तैतरी अरण्यक। तैतरी अरण्यक ग्रंथ यजुर्वेद का अरण्यक ग्रंथ है। तो तैतरी अरण्यक ग्रंथ में जो आर्यावर्त के मूल निवासी हैं उनको कैसा कहा गया? उनको विशेष आदरणीय कहा गया, माने उनका महत्व विशेष है, क्योंकि वो आर्यावर्त के निवासी हैं और वो संपूर्ण ज्ञान से क्या है? परिपूर्ण है। तो इसलिए तैतरी अरण्यक जो यजुर्वेद का अरण्यक ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि आर्यावर्त के निवासी विशेष आदरणीय है। आर्यावर्त के निवासी क्या है? विशेष आदरणीय। आर्यावर्त के निवासी विशेष आदरणीय है। क्या है? विशेष आदरणीय है, आदरणीय है, आदरणीय है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो तैतरी अरण्यक है, तैतरी अरण्यक किसका अरण्यक ग्रंथ है? तैतरी अरण्यक यजुर्वेद का अरण्यक ग्रंथ है। इसमें जो आर्यावर्त की कल्पना मनुस्मृति में बताई गई है, जो दो पहाड़, दो पर्वतों और दो समुद्रों के बीच में स्थित है, उसका नाम आर्यावर्त रखा गया है। यहाँ जो लोग निवास करते हैं, जनता निवास करती है, उसी को तैतरी अरण्यक क्या कहता है? तैतरी अरण्यक आर्यावर्त के निवासियों को विशेष आदरणीय मानता है। क्या मानता है? विशेष आदरणीय मानता है। मतलब वो विशेष गुणों से क्या है? परिपूर्ण है, संपन्न है, इसलिए उनको विशेष आदर दिया जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है तैतरी अरण्यक, तैतरी अरण्यक के अनुसार। ठीक है। अब मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत के भूभाग को, अर्थात पूरे उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। तो जो अभी हम लोगों ने बात की या चर्चा की जिस पर, तो वही बात मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में दो पर्वतों, हिमालय और क्या? विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत, इसके बीच और दो समुद्रों के बीच, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच पूरे उत्तर भारत को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया है। तो आर्यावर्त एक भौगोलिक इकाई है जिसको क्या कहा गया? दो पर्वतों और दो समुद्रों के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया मनुस्मृति के अनुसार। और तैतरी अरण्यक जो कि यजुर्वेद का अरण्यक ग्रंथ है, उसमें क्या कहा गया? आर्यावर्त या पूरे उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, इसमें निवास करने वाली जनता क्या है? विशेष आदर सम्मान पाने की हकदार है, या उनको विशेष आदर या सम्मान देना चाहिए। ये हमें बता रहा है कौन? तैतरी अरण्यक ग्रंथ जो यजुर्वेद का अरण्यक ग्रंथ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देखा। अब आते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार भारतवर्ष के कुल 9 भाग हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? मत्स्य पुराण के अनुसार भारत के कुल कितने भाग हैं? 9 भाग हैं। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है मत्स्य पुराण के अनुसार। मत्स्य पुराण के अनुसार भारत के 9 भाग हैं। भारत के कितने भाग हैं? भारत के 9 भाग हैं। कितने भाग हैं? 9 भाग हैं।
तो मत्स्य पुराण ने भारत को कितने भागों में बांटा है? मत्स्य पुराण ने भारत को 9 भागों में बांटा है, जिनके मुख्य भाग निम्न है। जिनके मुख्य भाग क्या है? निम्न है। इंद्रदीप है, कसेरू है, ताम्रपर्णी है। इंद्रदीप है, दूसरा कसेरू है, तीसरा ताम्रपर्णी है, या इसे श्रीलंका कहते थे, ताम्रपर्णी है, जिसे श्रीलंका भी कहते थे। क्या कहते थे? श्रीलंका भी। इंद्रदीप है, कसेरू है, ताम्रपर्णी है, जिसे श्रीलंका भी कहा जाता था, और नागद्वीप है। चौथा क्या है? नागद्वीप है। चौथा नागद्वीप है। ये 9 भागों में 4 महत्वपूर्ण है। और जो 9वां भाग है, 9वां भाग कौन है? भारत है। 9वां भाग क्या है? भारत है, जिसे राजशेखर ने कुमारी द्वीप की संज्ञा दी है। और 9वां भाग कौन सा है? 9वां भाग भारत है। 9वां भाग कौन सा है? भारत है, जिसे राजशेखर ने कुमारी द्वीप की संज्ञा दी है। राजशेखर एक विद्वान है जो महेंद्र और महिपाल के दरबार में रहते थे। तो जो 9वां भाग है, 9वें भाग को राजशेखर ने क्या नाम दिया है? कुमारी द्वीप की संज्ञा दी है। क्या नाम दिया है? कुमारी द्वीप का नाम दिया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मत्स्य पुराण के अनुसार भारत को 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य कौन है? इंद्रदीप है, कसेरू है, ताम्रपर्णी है, नागद्वीप है। और इसका जो 9वां भाग है वो भारत है, जिसे राजशेखर ने कुमारी द्वीप की संज्ञा दी है। क्या दी है? कुमारी द्वीप की संज्ञा दी है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार भारत को 9 भागों में बांटा गया है। 9 भागों में जो महत्वपूर्ण है, इंद्रदीप है, कसेरू है, ताम्रपर्णी है और नागद्वीप है। और जो 9वां भाग है, 9वां भाग कौन सा है? 9वां भाग भारत है। और भारत को राजशेखर ने, ये एक विद्वान है, राजशेखर ने क्या नाम दिया है? कुमारी द्वीप नाम दिया है। ये महेंद्र और महिपाल के दरबार में थे और कर्पूर मंजरी इनकी रचना है। तो राजशेखर ने भारत को क्या नाम दिया है? कुमारी द्वीप का नाम दिया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मत्स्य पुराण को देखा। मत्स्य पुराण में भारत को 9 भागों में बांटा है। 9 भाग में जो मुख्य है, इंद्रदीप है, कसेरू है, ताम्रपर्णी है, ताम्रपर्णी को श्रीलंका कहा जाता था, और नागद्वीप है। और जो 9वां भाग है, 9वां भाग कौन सा है? भारत है। भारत को राजशेखर ने क्या नाम दिया है? कुमारी द्वीप का नाम दिया है। इस प्रकार हम लोगों ने मत्स्य पुराण को देखा। तो मत्स्य पुराण ने भारत को 9 भागों में बांटा है। और जो 9वां भाग है भारत, उसे राजशेखर ने कुमारी द्वीप की संज्ञा दी है। अब आते हैं वामन पुराण पे। वामन पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिसे अब तक भारत के नाम से पुकारते थे, उसे ही अब कुमारी द्वीप कहा जाता है। जो वामन पुराण है, वामन पुराण में भारत को क्या नाम दिया गया है? कुमारी द्वीप कहा गया है। तो वामन पुराण में भारत को कुमारी द्वीप कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? कुमारी द्वीप कहा गया है। कुमारी द्वीप कहा गया है। ये जो वामन पुराण है, वामन पुराण में क्या कहा गया है? जो पहले से जिसे भारत कहा जाता है, उसको ये कुमारी द्वीप कहा है। तो वामन पुराण में भारत को कुमारी द्वीप कहा जाता था। ये वामन पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। और ये जो जम्बूद्वीप भारत खंडे है, जम्बूद्वीप भारत खंडे, ये कैसी भावना है? प्राचीन भावना है। जम्बूद्वीप भारत खंडे, जम्बूद्वीप भारत खंडे, ये कैसी भावना है? ये प्राचीन भावना है। कैसी भावना है? प्राचीन भावना है। प्राचीन भावना है। हम लोग जम्बूद्वीप भारत खंडे हर जगह सुनते हैं, हर धार्मिक उत्सवों में सुनते हैं, या कथा में सुनते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, और ऐतिहासिक पुस्तकों में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जम्बूद्वीप भारत खंडे।
यह कैसी अवधारणा है? यह प्राचीन अवधारणा है। और जो नवीन अवधारणा है इसको लेकर के, तो नवीन अवधारणा में इसे भारतवर्ष कुमारिका खंडे कहते हैं। भारतवर्ष कुमारिका खंडे क्या कहते हैं? भारतवर्ष कुमारिका खंडे, कुमारिका खंडे। यह क्या है? नवीन भावना है। यह नवीन भावना है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये एक भावना है। प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप भारत खंडे। क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप भारत खंडे। जम्बू द्वीप भारत खंडे, यह क्या है? प्राचीन भावना का संकेत है। भारतवर्ष कुमारिका खंडे, भारतवर्ष कुमारिका खंडे। भारतवर्ष कुमारिका खंडे क्या है? नवीन भावना है। तो जम्बू द्वीप भारत खंडे ये प्राचीन समय में कहा जाता था भारत को। और जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष कुमारिका खंडे, यह नवीन भावना है जो वर्तमान समय में ये प्रचलित है, इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोनों भावना को देखा। अब काव्य मीमांसा, राजशेखर की काव्य मीमांसा। अब एक पुस्तक है काव्य मीमांसा, जिसमें भारत का भौगोलिक वर्णन किया गया है। तो भारत का भौगोलिक वर्णन कहाँ मिलता है? राजशेखर की काव्य मीमांसा की, जो उसका 17वां अध्याय है उसमें। तो राजशेखर की काव्य मीमांसा है। राजशेखर एक विद्वान है। राजशेखर की पुस्तक है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। अब इस काव्य मीमांसा के अध्याय 17 में, किसमें? अध्याय 17 में। नाम क्या है अध्याय का? जो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा के 17वें अध्याय में, जिसका नाम देश विभाग है। इस अध्याय का नाम क्या है? देश विभाग है। देश विभाग। क्या नाम है? देश विभाग। तो राजशेखर के काव्य मीमांसा में, काव्य मीमांसा जो पुस्तक है इनकी, उसके 17वें अध्याय में, जिसका नाम देश विभाग है, भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख है। क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख है। भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख है। भौगोलिक स्थिति का उल्लेख है। तो ये जो काव्य मीमांसा है राजशेखर, ये पुस्तक है किसकी? राजशेखर की। राजशेखर प्राचीन इतिहास में एक विद्वान है, जो महेंद्र पाल और महिपाल के समय में ये उनके दरबार में रहते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा का जो 17वां अध्याय, कौन सा अध्याय है? 17वां अध्याय। 17वें अध्याय का क्या नाम है? देश विभाग। देश विभाग में क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है राजशेखर की। किसने लिखा है? राजशेखर विद्वान ने लिखा है। उन्होंने इस पुस्तक में काव्य मीमांसा के 17वें अध्याय में, जिसका नाम है क्या? देश विभाग। देश विभाग में इन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, क्या है, इसके विषय में इन्होंने बताया है। और आगे ये जो भारत का उत्तर एवं दक्षिण का विभाजन है, बिंदु है, वो किसको माना है? तो राजशेखर ने नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण का विभाजक बिंदु मानते हैं। उत्तर एवं दक्षिण भारत का विभाजक बिंदु मानते हैं। तो इस प्रकार राजशेखर जो विद्वान है, वो नर्मदा नदी को क्या मानते हैं? उत्तर एवं दक्षिण भारत का विभाजक स्थल मानते हैं या बिंदु मानते हैं। तो जो उत्तर एवं दक्षिण भारत की अवधारणा हम लोग सुनते हैं, उसको राजशेखर ने किस स्थान से उत्तर भारत और दक्षिण भारत माना है? तो वो स्थान नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में उत्तर भारत है और नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्षिण भारत है। इसको राजशेखर ने बताया है। और पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या या मेकल सुता कहा गया है। पुराणों में नर्मदा नदी को किसकी कन्या बताया गया? मेकल पर्वत की कन्या बताया गया है, अर्थात मेकल सुता कहा गया है।
तो पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या बताया गया है। पुराणों में, इसमें पुराणों में नर्मदा नदी को, किस नदी को, नर्मदा नदी को किसकी पुत्री बताया गया है? मेकल पर्वत की पुत्री बताया गया है। मेकल पर्वत की पुत्री बताया गया है, और इसलिए इसको मेकल सूता भी कहा गया। क्या कहा गया है? मेकल सूता कहा गया है, मेकल सूता। तो जो पुराण है, पुराणों में नर्मदा नदी को किसकी, नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है किसकी पुत्री है? मेकल पर्वत की पुत्री है। जो हमारे पुराण है, पुराणों में नर्मदा नदी को, किसको? नर्मदा नदी को, पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या माना जाता है, और मेकल पर्वत की कन्या होने के कारण इसको मेकल सूता कहा जाता है। वही बात यहाँ बताई गई है, पुराणों में नर्मदा नदी मेकल पर्वत की पुत्री माना गया है और इसे मेकल सूता कहा गया है। अब जो अगले बिंदु पे आते हैं, हिंदकुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने, किस लेखकों ने? यूनानी लेखकों ने पायरोपनिसस या इंडियन काकेकस कहा है। हिंदकुश पर्वत को, हिंदकुश पर्वत को यूनानी विद्वानों ने, कौन विद्वानों ने? यूनानी विद्वानों ने क्या नाम दिया है? तो हिंदकुश पर्वत को यूनानी विद्वानों ने जो नाम दिया है वो नाम है पायरोपनिसस या इंडियन का केसस। पायरोपनिसस या इंडियन का केसस। या इंडियन का केसस, इंडियन का केसस, ये नाम दिया है। जो हिंदकुश पर्वत है भारत में, हिमालय पर्वत का भाग है हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत को यूनानी विद्वानों ने, किन विद्वानों ने? यूनानी विद्वानों ने क्या नाम दिया है? पायरोपनिसस या इंडियन का केसस नाम दिया है। तो हिंदकुश पर्वत को यूनानी विद्वानों ने पायरोपनिसस या इंडियन का केसस नाम दिया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने हिंदकुश पर्वत को देखा, और स्मिथ महोदय ने इसे ही भारत की वैज्ञानिक सीमा माना है। जो स्मिथ महोदय हैं, स्मिथ महोदय ने भारत की वैज्ञानिक सीमा, भारत की जो वैज्ञानिक सीमा है वो इसे ही माना है, हिंदकुश पर्वत को। तो स्मिथ महोदय ने भारत की वैज्ञानिक सीमा, किसने? स्मिथ महोदय ने भारत की वैज्ञानिक सीमा किसे माना? हिंदकुश पर्वत को, जिसे यूनानी विद्वानों ने क्या नाम दिया है? पायरोपनिसस या इंडियन का केसस नाम दिया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो स्मिथ महोदय हैं, स्मिथ महोदय ने भारत की वैज्ञानिक सीमा क्या मानी है? तो भारत की जो वैज्ञानिक सीमा मानी है उसको हिंदकुश पर्वत को ही माना है। हिंदकुश पर्वत को यूनानी विद्वानों ने क्या नाम दिया है? तो पायरोपनिसस या इंडियन का केसस नाम दिया। पायरोपनिसस या इंडियन का केसस नाम दिया है, और इसे ही स्मिथ महोदय ने भारत की वैज्ञानिक सीमा माना है। और ये जो हिंदकुश पर्वत है वो हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग सुलेमान और हिंदकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग, कौन सा भाग? हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग सुलेमान और हिंदकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी भाग, जो हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग है वही सुलेमान और हिंदकुश पर्वत है। तो जो हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग है, हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर
पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग क्या है? हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग ही सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत है। सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत है। क्या है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत है। तो जो हम हिंदुकुश पर्वत अभी हम लोगों ने देखा कि जिसको स्मिथ महोदय ने भारत की वैज्ञानिक सीमा माना और यूनानी विद्वानों ने इसे पैरोपनिसस या इंडियन काकेकस नाम दिया, तो वह कहाँ स्थित है? वह हिमालय के, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग को ही सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। किसको? हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग को। हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग को सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब चीनियों ने हिमालय पर्वत को क्या नाम दिया? तो चीनियों ने, ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को चीनियों ने नाम दिया। इन्होंने, चीनियों माने चीनी देश के विद्वानों ने हिमालय पर्वत को क्या नाम दिया? चीनियों ने हिमालय पर्वत को चीनियों ने जो नाम दिया, सुंगलीन नाम दिया। क्या नाम दिया? सुंगलीन। सुंगलीन इन्होंने नाम दिया। तो जो ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को चीनी विद्वानों ने क्या नाम दिया? सुंगलीन नाम दिया। क्या नाम दिया? सुंगलीन नाम दिया। हिमालय पर्वत को सुंगलीन नाम किसने दिया? चीनियों ने दिया। सुंगलीन नाम हिमालय को किसने दिया? चीनियों ने दिया। तो हिमालय का जो सुंगलीन नाम है वह चीनियों द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? चीनियों द्वारा। सिंधु द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को तिएंचु कहा। चीनियों ने सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को, किसको? सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को तिएंचु नाम दिया। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को चीनियों ने क्या नाम दिया? जो सिंधु नदी द्वारा भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें जो सिंचाई होती है, उनसे जो कृषि होती है उस क्षेत्र में, उसको चीनियों ने क्या नाम दिया? तिएंचु नाम दिया। तो हिमालय का नाम क्या दिया? सुंगलीन नाम दिया। चीनियों ने हिमालय का क्या नाम दिया? सुंगलीन नाम दिया। ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। चीनियों ने हिमालय को क्या नाम दिया? सुंगलीन। कौन सा नाम? सुंगलीन नाम दिया। और चीनियों ने सिंधु नदी द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को, किसको? सिंचित भारतीय क्षेत्र को क्या नाम दिया? तिएंचु नाम दिया। क्या नाम दिया? तिएंचु। तो सिंधु नदी द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को चीनियों ने क्या नाम दिया? तिएंचु नाम दिया। क्या नाम दिया? तिएंचु। तो सुंगलीन हिमालय पर्वत का नाम है और सिंधु नदी द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को तिएंचु नाम दिया। किसने? चीनियों ने। तो चीनियों ने सुंगलीन और तिएंचु नाम दिया। तो हिमालय का नाम सुंगलीन और सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या नाम दिया? तिएंचु का। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? देवों की आत्मा कहा है। तो कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, देवों की आत्मा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हिमालय को कालिदास ने देवात्मा कहा है, देवों की आत्मा कहा है। कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? हिमालय को देवात्मा कहा है। क्या कहा है? देवात्मा कहा है, देवों की आत्मा। देवों की आत्मा कहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो कालिदास है, कालिदास ने हिमालय पर्वत को कितनी महत्वपूर्ण विशेषता बताई है। वो देवों की आत्मा कहते हैं। किसको? हिमालय पर्वत को। तो हिमालय पर्वत को देव की आत्मा किसने कहा है? कालिदास ने कहा है।
और इसको एक ऐसे डंडे की भांति बताया है, पृथ्वी को नापने वाले डंडे की, जो अध्यात्मवाद को धारण किए हुए दो समुद्रों के बीच ऐसा खड़ा है जैसे पृथ्वी को नापने वाला डंडा है। तो ये जो है हिमालय, ये अध्यात्मवाद को धारण किए हुए, किसको? अध्यात्मवाद को धारण किए हुए, अध्यात्मवाद को धारण किए हुए दो समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है, दो समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है, दो समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, दो समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे पृथ्वी को नापने वाला क्या है? यह डंडा है। जैसे पृथ्वी को नापने वाला क्या है? यह डंडा है। पृथ्वी को नापने वाला क्या है? डंडा है। तो कालिदास ने क्या कहा है? कालिदास ने हिमालय को देवों की आत्मा कहा है। मतलब देवों की आत्मा किस पर्वत को कहा है? हिमालय पर्वत को कहा है। और हिमालय पर्वत को उन्होंने क्या कहा? हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए, किसको धारण किए हुए? अध्यात्मवाद को धारण किए हुए दो समुद्रों के बीच में ऐसे खड़ा है जैसे पृथ्वी को नापने वाला क्या है? यह डंडा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कालिदास हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? देवों की आत्मा कहते हैं या देवात्मा कहते हैं। और इसको किस रूप में वर्णित की? इसको अध्यात्मवाद को धारण किए हुए, किसको धारण किए हुए? अध्यात्मवाद को धारण किए हुए दो समुद्रों के बीच, किसके? दो समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे पृथ्वी को नापने वाला डंडा है। तो वो बात ये कालिदास महोदय ने किया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की क्लास में विष्णु पुराण, मनु स्मृति, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और कालिदास को पढ़ा। इन लोगों ने और इन पुस्तकों में, और राजशेखर को पढ़ा। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की विशेषताओं को हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास में इतनी विशेषताओं को हम लोगों ने अध्ययन किया, इतिहास के स्रोत के संदर्भ में, प्राचीन इतिहास के स्रोत के संदर्भ में। तो आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। पुनः कल की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव, धन्यवाद।